नमस्कार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर कैपिटल टीवी का खास शो बैटल ऑफ बंगाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए राजनीतिक पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। बीजेपी की रणनीति ने इस बार दीदी को परेशान कर दिया है। साथ ही चुनाव को लेकर एक ऐसा गठबंधन हो गया है जिससे ममता बनर्जी का कोर वोट बैंक बिखरता नजर आ रहा है। दरअसल चुनाव को लेकर बड़ी खबर यह है कि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी हुमायूं कबीर की आम जनता यूनियन पार्टी के साथ मिलकर बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ेगी। हुमायूं कबीर की आम जनता यूनियन पार्टी ने पहले ही ऐलान किया है कि उनकी पार्टी चुनाव में 182 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। इस गठबंधन में AIMIM भी साझेदार होगी और लगभग 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। अब सवाल यहीं से शुरू होता है कि क्या ये गठबंधन सीधे सीधे ममता बनर्जी के उस वोट बैंक में सेंध लगाने वाला है जिस पर उनकी राजनीति टिकी रही है। तो इस गठबंधन का चुनाव पर क्या पड़ेगा असर, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही SIR से तो ममता बनर्जी सबसे ज्यादा परेशान है। 60 लाख नाम ऐसे थे जिन्हें जुडिशियल स्क्रूटनी के लिए भेजा गया था। अब सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट सामने आ रही है जो ममता की बेचैनी को और बढ़ा रही है। ममता बनर्जी इतनी ज्यादा परेशान है कि वो अपने चुनाव कैंपेन को लेकर भी घिर गई है। तो चुनाव के बीच में कैसे फंसी है ममता, क्या कुछ चल रहा है पश्चिम बंगाल में, आपको बताएंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर का साथ में आना, ये जो गठबंधन हुआ है उसका असर चुनाव में कितना पड़ सकता है? देखिए, जो मुस्लिम समुदाय का जो वोट है, ममता एक छत्र वो अब तक पा रही थी। तो ये जो गठबंधन बन रहा है जिसमें ओवैसी और जो नई पार्टी जो बनी है और खास करके मुर्शिदाबाद में वो जो बाबरी मस्जिद का एक नया बवंडर क्रिएट किया गया है, तो एक भी वोट अगर वो लेकर के आती है ममता बनर्जी का नुकसान है। बेसिक बात ये है। तो जितना ज़्यादा वोट ये गठबंधन लेकर के आएगा ममता बनर्जी को डायरेक्टली उतना ही नुकसान है। तो बेसिक चीज़ तो बात ये समझ में आ जानी चाहिए। दूसरा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये मुसलमान क्यों इनको वोट करेंगे, कहाँ वोट नहीं करेंगे और कहाँ इन लोगों की जो है एक प्रेजेंस को ममता बनर्जी फील कर पाएंगी। ये वो इलाके हैं जहां मुसलमानों की जनसंख्या 30% से ज़्यादा है। इस बात को भी समझिए। 182 सीट ही क्यों लड़ रही है, बाकी जगहों पे क्यों नहीं लड़ रहे हैं? ये भी इनके कैलकुलेशन का हिस्सा है कि जहां बहुतायत में मुस्लिम वोटर्स हैं, जो फॉर्मूला, जो एजेंडा, जो नैरेटिव और जो कैंपेन ओवैसी ने बिहार में किया उसका जस्ट फोटोकॉपी वहां पे होने जा रहा है। हुमायूं कबीर ने पहले ही ये कह दिया कि डिप्टी CM बनेगा एक मुसलमान। क्यों? उनका अपना कैलकुलेशन है कि हम इतनी सीटें हम ले आएंगे कि ममता बनर्जी बहुमत नहीं पा पाएगी। ये उनका थ्योरी समझ लीजिए। और जब उनको हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम ये शर्त रखेंगे कि एक डिप्टी CM हो। तो आप ये समझिए कि इनकी जो लाइन ऑफ नैरेटिव है वो क्या है। ये वही है जो ओवैसी ने बिहार में किया कि हमारे वोट से तुम मुख्यमंत्री बनते हो, तुम सरकार बनाते हो और मुसलमानों से सिर्फ चटाई बिछवाते हो। कितने बड़े बड़े आपके पास मंत्री हैं? क्या मुख्य मंत्रालयों में मुस्लिम मंत्रियों को आप जगह देती हैं? नहीं देती हैं। बिना मुसलमानों के आप चुनाव जीत नहीं सकती और चुनाव जीतने के बाद मुसलमानों को आप रुसवा कर देती हैं। तो ये मुसलमान कब तक बर्दाश्त करेगा? यही मेन प्लैंक है ओवैसी का कि हम अब दरी बिछाने वाले नहीं हैं, हम हिस्सा
हिस्सेदारी चाहते हैं सत्ता के अंदर, और ये ममता बनर्जी के लिए बता पाना, कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। और ये एक पोटेंट नैरेटिव इसलिए भी हो जाता है कि मुसलमान इन जनरल ममता बनर्जी के प्रशासन से नाराज है, क्योंकि बहुत सारे जो सेंसिटिव मुद्दे हुए, जैसे सीए का मसला आया, उसमें ममता बनर्जी कुछ नहीं कर सकी। वक्फ का मसला आया, ममता बनर्जी कुछ नहीं कर सकी। इस तरह के जो तमाम, चाहे ट्रिपल तलाक हो या इस तरह के जो मुद्दे होते हैं, या बाबरी मस्जिद का मसला हो, ममता बनर्जी ने इसका विरोध कर दिया। तो ये एक पैकेज, एक आइडिया, एक समझिए कि एक अच्छे बुलंद नैरेटिव के साथ मुस्लिम समाज में जाएंगे, और जो कुछ भी वोट पाएंगे वो ममता बनर्जी के लिए निगेटिव। कितनी सीटें जीते हारे वो पता नहीं, लेकिन अनुमान यही है कि अगर ये 10 से 15% वोट भी अगर ममता बनर्जी का काट के लेके जाते हैं, मुसलमानों के वोट बैंक में सेंधमारी कर देते हैं 10% भी, तो ममता बनर्जी की सरकार नहीं बन रही। मतलब मुस्लिम वोट बैंक की ही लड़ाई यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन आपको क्या लगता है, जो स्थिति परिस्थिति बनी हुई है और जिन जिन मुद्दों का जिक्र सर ने किया, इस बार पश्चिम बंगाल का मुसलमान किसे वोट करेगा? देखिए, मुसलमान किसे वोट करेगा, इससे भारतीय जनता पार्टी की जीत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुसलमान कितना ज्यादा आक्रामक होता है, इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलती है। ओवैसी और हुमायूं कबीर, ये दोनों का गठबंधन ममता बनर्जी की पार्टी की तरह नहीं है। ममता बनर्जी सेकुलर पार्टी है, यानी कि वो सोकॉल्ड सेकुलरिज्म की परिकल्पना इन लोगों ने की कि मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करेंगे और साथ ही हिंदुओं के वोट बैंक में सेंधमारी करेंगे। हिंदुओं का वोट अगर इनको ना मिले तो मुसलमानों के वोट से कुछ नहीं होगा। लेकिन ओवैसी या हुमायूं कबीर या सिद्दीकी या बदरुद्दीन अजमल, ये सब वो नेता नहीं हैं कि जिनको मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं का वोट भी चाहिए। जैसे भारतीय जनता पार्टी अलग अलग स्टेट्स में हर जगह ये मान कर बैठी है मुसलमानों का वोट हमें नहीं चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी की आक्रामकता, इनके लीडर्स के बयान, भाषण, वो सीधे तौर पर हिंदुओं के लिए होता है। चाहे हेमंता बिस्वा शर्मा अगर असम में वो चुनाव लड़ रहे हैं तो उन्हें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, इसीलिए मुसलमानों का एक टिकट भी नहीं दिया जाता। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को ये पता है मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को टिकट भी नहीं देगी। लेकिन क्या ये ममता बनर्जी सोच पाएंगे कि हमें हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए? जब हिंदुओं का वोट चाहिए तो ममता बनर्जी बैलेंस करने की कोशिश कर रही हैं और करती रही हैं। तो ये जो गठबंधन आया है उसमें मुस्लिम वोटों के बिखराव से ज्यादा हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण का असर होता है। मुस्लिम लीडर हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिंदू क्या सोचेगा। तो हुमायूं कबीर जब बाबरी मस्जिद की बात कर रहा है मुर्शिदाबाद में, तो वो ये नहीं सोचता कि हिंदू सेंटीमेंट कैसा जाएगा, हम पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे तो हिंदू हमारे साथ कैसे आ पाएंगे। ओवैसी जब हैदराबाद से अपना प्रचार शुरू करता है तो उसे ये फर्क नहीं पड़ता, चाहे बिहार में करे या महाराष्ट्र में करे या फिर पश्चिम बंगाल में करे, कि हिंदू हमारे बारे में क्या सोचते हैं। वो सीधे तौर पर मुसलमानों को टारगेट करता है, उसकी भावनाओं को भड़काता है, सेंटीमेंट पैदा करता है और अपने साथ जोड़ता है। तो वो तो आक्रामकता दिखेगी पश्चिम बंगाल में भी। हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद की बात करेगा, ओवैसी भी बात करेगा वही जो कि महाराष्ट्र में किया, बिहार में किया, हैदराबाद में किया। हैदराबाद जैसी जगह पर भारतीय जनता पार्टी ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव कैसे जीत पाई? वहां तो टीआरएस भी थी, कांग्रेस भी थी और उसके साथ भारतीय जनता पार्टी एक छोटे प्लेयर के तौर पर थी। लेकिन जो ओवैसी का एग्रेसिवनेस था, ओवैसी यानी दोनों भाई, जो असदुद्दीन ओवैसी है उससे ज्यादा एग्रेसिव है अकबरुद्दीन ओवैसी। वो कहता है कि कुछ देर के लिए छोड़ दो, हम हिंदुओं को सबक सिखा देंगे, पुलिस हटा दो। ये आक्रामकता जो मुस्लिम लीडर में होती है, जो कि प्योर मुस्लिम की राजनीति करते हैं, ये हिंदू वोटों को इकट्ठा करती है भारतीय जनता पार्टी। इसी बात के लिए पश्चिम बंगाल में जीतने के कगार पर जाएगी। ये पश्चिम बंगाल में साउथ बंगाल के उन इलाकों में ज्यादा आक्रामक होंगे जहां मुस्लिम वोट ज्यादा हैं, और ये चाहते हैं कि जिन क्षेत्रों में 60, 70, 80% तक मुसलमान है, वहां पर अगर ममता बनर्जी को 10-20% वोट मिल भी गया, 25% मिल गया, तो भी हम कुछ सीटें जीत कर लाएंगे, जैसे बिहार में जीत कर लाया। तो इनके एग्रेसिव स्वभाव,
ये हिंदुओं को टारगेट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को ममता बनर्जी टारगेट करेगी और ओवैसी टारगेट करेगा। मोदी के बारे में ओवैसी बोलेगा, हुमायूं कबीर बोलेगा और ममता बनर्जी बोलेगी। ये दोनों में अंतर होता है। तो जितना ये एग्रेसिव चुनाव प्रचार करेंगे उतना भारतीय जनता पार्टी और थोड़ा अपना बेस हिंदुओं में बढ़ाएगी। और पश्चिम बंगाल में पहली बार ऐसा होगा, टीएमसी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर लेफ्ट विंग हो, ये सारी पार्टियां अभी चुनाव जो लड़ रही थी अभी तक के समय में, वो सारी पार्टियां बैलेंस बनाकर चलने वाली थी। ये लेफ्ट और मुस्लिम पॉलिटिक्स की बात नहीं थी। ये बात थी कि या तो आप राइट विंग में हो, या तो हिंदुओं की बात करते हो, या फिर मुसलमानों की बात करते हो। ये बीच में चलने वाली जितनी पार्टियां थी वो बैलेंस बनाकर हिंदुओं को बरगलाने की कोशिश करती थी। और इसीलिए इन लोगों की पॉलिटिक्स जो अब होगी, एक नया प्लेयर खड़ा हुआ है और वो जो दिखाएगा बाबरी मस्जिद की तरफ फिर से एक आंदोलन खड़ा करेगा, मुसलमान उसमें साथ होगा और हिंदू ये देख देखकर पश्चिम बंगाल में सोचने पर मजबूर होगा कि या तो ओवैसी को मजबूत करो या फिर ममता बनर्जी को मजबूत करो। अल्टीमेटली ये सब एक ही होगा। तो हमें एक विकल्प चाहिए जो हिंदू पॉलिटिक्स करने वाला है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इससे दो तरह के फायदा हैं, 10-5% वोट का कटना और हिंदू वोट का ध्रुवीकरण होना। लेकिन इस अलायंस को लेकर कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो हमलावर भी है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्टेटमेंट आया, बयान आया, वो कह रहे हैं कि ये ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, सच्ची दोस्ती दिखा रहे हैं। इस तरह के बयान क्यों सामने आ रहे हैं? देखिए, टीएमसी वाले भी बड़े नाराज हैं। सवेरे से पता नहीं क्या क्या बयान दिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी भी आ गई। अच्छा, बीजेपी की बी टीम है तो राज्यसभा में बीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए था उनको। बिहार में वो जीत के आते हैं तो वो किधर खड़े होते हैं? चुनाव लड़ना बंद कर दे कोई पार्टी तो ये आपको बरगलाने के लिए, मुसलमानों को भटकाने के लिए कि मुस्लिम वोट बैंक जो एकजुट रहे। अब ये बता दीजिए कि कांग्रेस पार्टी क्या टीएमसी की बी टीम है? कांग्रेस पार्टी टीएमसी की बी टीम बनकर के लड़ रही है क्या वहां पे? वैसे राहुल गांधी का कोई भरोसा नहीं है लास्ट में कहने के लिए कांग्रेस से सब लोग जो जाओ जाके टीएमसी को वोट कर दो। क्योंकि पिछली बार जब 0 सीट आया तो राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया कि बंगाल में हमारी मॉरल विक्ट्री हो गई, जीती ममता बनर्जी, आपका सारा का सारा उम्मीदवार हार गया 0, और आपने ट्वीट कर दिया कि पश्चिम बंगाल में हमारी मॉरल विक्ट्री हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि ओवैसी से परेशानी है। अभी तक भाई कांग्रेस पार्टी से तो हमने नहीं देखा कि उनका कोई जो है अब्बास सिद्दीकी के खिलाफ कोई ट्वीट आया हो, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो। ये नहीं हमने देखा कि हुमायूं कबीर के खिलाफ जो है बिल्कुल कोई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतनी बड़ी बड़ी बातें कर। ओवैसी के आते ही, क्योंकि ओवैसी अपने साथ एक नैरेटिव लेकर के आते हैं और हर जगह वो जो इलाका है, जो राजीव बता रहे कि जहां 40% 50% बिना माने मुसलमानों की इतनी जनसंख्या है कि वो अपने आप में चुनाव जीत सकते हैं, वहां वो डेंट कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बंगाल के चुनाव में आज ये जो घोषणा हुई है उससे एक नया, एक कह सकते हैं कि एक नया ध्रुव जो है वो तैयार हुआ। 25 तारीख को बहुत सारी चीजें क्लियर भी होंगी क्योंकि उस दिन जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होना है हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी के साथ। लेकिन सर, ये जो वोटर्स कट रहे हैं लाखों लाखों की संख्या में, ये एसआईआर ममता की कैसे मुसीबत को बढ़ा रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि somebody gave her a very bad suggestion कि एसआईआर के खिलाफ जो है आप जो है एकदम बिल्कुल युद्ध स्तर पे जो है उतर जाए। हुआ क्या? टाइम बर्बाद हुआ। मैं हमेशा इस चीज को पैरेलल करता हूं, बिहार में तेजस्वी यादव को किस तरह से राहुल गांधी ने फंसा दिया, वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी। अब जिन लोगों का जो वोटर बन गए, वोटर तो बन गए, 6 करोड़ 40 लाख जो है वो तो वोटर बन गए। अब उनके लिए तो एसआईआर मुद्दा नहीं है, उनके लिए एसआईआर मुद्दा नहीं है। बाकी के 60 लाख जिनके नाम कट गए, अब वो वोटर ही नहीं है, तो उनके लिए और उनकी बातें करने का कोई माने मतलब, क्योंकि वो तो वोट देने जाएगा नहीं। मसला फंसा हुआ है ये जो बाकी जो इनका कंसीडर किया जा रहा है, तो जिनका हो जाएगा वो भी ममता बनर्जी के इतने दिनों के प्रचार और सारी चीजें। लेकिन हुआ क्या है कि आप एक तो मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी के लिए
3-4 महीने आपने बर्बाद किए, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो नुकसान ममता बनर्जी को इस एसआईआर के पूरे विरोध से हुआ है कि आपने पूरी तरीके से जुडिशरी को भी और इलेक्शन कमीशन को भी आपने एंटेगोनाइज कर लिया, दुश्मनी मोल ली, और इसका जिस तरीके से फैसले आ रहे हैं उसका असर इस चुनाव पे ममता बनर्जी के ऊपर बहुत ही एडवर्स होने वाला है। और अभी भी फिलहाल 1 महीने का पूरा वक्त है, 23 तारीख ही है, लेकिन अभी भी क्या ममता बनर्जी समझ नहीं पाएगी, एसआईआर का ही मुद्दा बनाएंगी? देखिए, ममता बनर्जी समझे या न समझे, इसका प्रभाव पड़ रहा है। ममता बनर्जी तो अपना नैरेटिव दिखा रही है, बता रही है कि हम तुम्हें सुरक्षित रखने की कोशिश करने के लिए लड़ते रहे हैं, लेकिन इसका प्रभाव पड़ रहा है हर जगह पर। मुर्शिदाबाद में अभी तक 11 लाख वोट कट चुके हैं, और ये जो अभी 60 लाख वोटर सस्पिशियस वोटर हैं जिसकी सुनवाई चल रही है, उसमें 11 लाख और मुर्शिदाबाद से ही हैं। मालदा से अभी 8.5 लाख वोटर हैं जो मालदा के हैं, और वो अभी उनकी सुनवाई चल रही है। नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, ये 5-5 लाख वोटर इन दोनों जगह से हैं जिसकी सुनवाई चल रही है। मतलब ये तीनों जगह मिला के 30 लाख के आसपास वोटर हैं, ये 3 ही डिस्ट्रिक्ट में। और इससे इन लोगों के अंदर जो कन्फ्यूजन पैदा हुआ है, जो कई रिपोर्ट सामने आए कि जितने माइग्रेंट वर्कर हैं जो वहां पर पश्चिम बंगाल से बाहर काम कर रहे थे, जिसके लिए ममता बनर्जी बहुत समय से तड़प रही थी कि नहीं देखो ऐसी स्थिति है, बाहर में भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में उन्हें तंग किया जा रहा है, वो सारे लोग अभी 15-20 दिन से वहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर हैं, और उनको कॉल आ रहा है वहां के जहां पर ये काम करते हैं कि भाई जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। समस्या उनके साथ ये हो गई है कि वो वेट कर रहे हैं कि कब हमारा नंबर आएगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, अगर मेरा नाम कट गया तो आगे हम क्या करेंगे, ट्रिब्यूनल में जाएंगे। ये ऐसी परेशानी पैदा हो गई है कि अगर वोटर लिस्ट में उनका नाम आ भी गया तो भागकर नौकरी करने जाएंगे, वो यहां पर रुककर वोटिंग का इंतजार नहीं करेंगे। और 80% उसमें मुसलमानों का नाम है, जो रिपोर्ट सामने है, हर जगह से रिपोर्ट आ रही है। मुंबई में एक फैमिली काम करता है, उसकी वाइफ का नाम क्लियर हो गया, वाइफ को भेजा और खुद यहां पर बैठा हुआ है कि वहां से कॉल आ रहा है कि आओ, नहीं तो रिप्लेसमेंट तैयार है, नौकरी से चले जाओगे। वाइफ उसकी लौट कर आ गई है 7-8 दिन के बाद कि हम अकेले नहीं रह सकते। ये पूरा फैमिली इंतजार कर रहा है कि अगर नाम आ गया तो हम भाग कर जाएंगे महाराष्ट्र में नौकरी करने के लिए, वोट देने के लिए नहीं रुकेंगे। तो जो स्थिति हो रही है, अगर मुर्शिदाबाद में ये 11 लाख में से 4-5 लाख वोट और कट गए तो यानी कि 15 लाख से ज्यादा वोट एक मुर्शिदाबाद में कटेगा। और ये किसके वोट हैं? ये सब ममता बनर्जी के वोटर हैं, मालदा में भी, 24 परगना में भी, और पहले से जो वोट कटे हैं वो भी ममता बनर्जी के वोट हैं। तो ये जो भवानीपुर में आजकल कैंपेन कर रही है ममता बनर्जी, डर को देखिए कि 1 महीना अभी चुनाव का बचा है और अपनी सीट पर ऐसे घिर गई है कि अपनी सीट पर कैंपेन करने निकली है। पूरे पश्चिम बंगाल में क्या कैंपेन करेगी? ये सारी परिस्थितियां उसी की है कि भवानीपुर में भी इनको दिख रहा है 47,000 वोट कट गया, 14,000 की सुनवाई चल रही है, 50,000 से ज़्यादा वोट कट जाएंगे। और ये पूनम बेगम भी आ गई हैं, ये हुमायूं कबीर की तरफ से 2-4-5 हजार जितने भी वोट अगर मुसलमानों का काटेगी तो वो तो मुसलमानों का ही वोट काटेगी। अब ऐसी स्थितियों में ममता बनर्जी को लगने लगा है कि हर दरवाजे पर इतने बड़े अवरोध हैं कि ये तोड़कर पार करना मुश्किल हो जाएगा। चुनाव से पहले ही इनकी सारी परेशानी ऐसे चारों तरफ से गिर जाएगी कि इनको लगने लगेगा कि चुनाव छोड़ दो, अब सरेंडर करो, जो होगा वो देख लेंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चारों तरफ से घिरी नजर आ रही हैं। मुद्दे अलग अलग हैं लेकिन दबाव एक साथ बन रहा है, और ये दबाव इस चुनाव में ममता बनर्जी का खेल बिगाड़ सकता है। फर्जी वोटर्स के नाम कट रहे हैं, वो वोट जो अब तक टीएमसी के साथ सॉलिड था, अब स्प्लिट होने का खतरा है, और ये सबसे बड़ा फैक्टर भी ममता के चुनावी हार का हो सकता है। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।